नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे अल्कली अमाइन और बालाजी अमाइन का हम कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही बेसिकली ये जो प्लेयर्स है वो सेम इंडस्ट्री के हैं, अमाइन इंडस्ट्री के हैं। तो ये दोनों प्लेयर में से कौन सा जो बिजनेस है वो बेस्ट है, इसके बारे में हम अलग अलग जो कंपैरिजन है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। हम बैलेंस शीट हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, इसके अलावा उनका कैपेक्स उन्होंने टोटल कितना किया है या उनके फ्री कैश फ्लोस कितने हैं, ये जो सारे अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, या इसके अलावा उनका टोटल कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है, यानी वो कौन कौन से जो केमिकल्स है उनका मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, अल्कली अमाइंस की कितनी है या बालाजी अमाइंस की कितनी है, इसको हम कंपेयर करेंगे और एंड में डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा जो प्लेयर है या कौन सा जो बिजनेस है वो एक के कंपेरिजन में थोड़ा बेटर है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल पे काफ़ी डिटेल एनालिसिस मिलते हैं। हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं ये सब के बारे में ये चैनल में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और आपको अलग अलग और कुछ कंपेरिजन्स के वीडियो यदि चाहिए होंगे तो इसके रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। ऐसे जो वीडियोस होंगे मैं आपके लिए क्रिएट करूंगा। पहले हम अमाइन इंडस्ट्रीज के वैल्यू चेन से शुरू करेंगे, यानी यहाँ पर कौन से रॉ मटेरियल्स है, उसके बाद में अमाइंस कैसे बनते हैं या उसके बाद में उसके डेरिवेटिव्स क्या है, और ये जो अमाइंस है वो कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और अल्कली अमाइन और बालाजी अमाइन के जनरली कौन से क्लाइंट्स हैं। तो आप रॉ मटेरियल में देखोगे तो C2 to C6 अल्कोहल्स लगते हैं। इसके अलावा अमोनिया, मिथेनॉल या अदर इंग्रेडिएंट्स में इथिलीन ऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, एसिटिक एसिड, ऐसे अलग अलग रॉ मटेरियल लगते हैं। और उसमें से C2 और C6 अल्कोहल और अमोनिया से हाइयर एलिफेटिक अमाइंस बनाए जाते हैं, और इसके बाद में अमोनिया और मेथनॉल से मेथाइल अमाइंस बनाए जाते हैं। और एक बार अमाइन बनने के बाद में उसके जो हाइयर डेरिवेटिव्स है उनको प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे एलिफेटिक अमाइन डेरिवेटिव्स कहा जाता है। और ये जो अमाइन डेरिवेटिव्स है और जो अमाइंस है उसका यूज़ फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल या इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट्स ऐसे इंडस्ट्री में यूज होता है। और आप बालाजी अमाइंस और अल्कली अमाइंस के कस्टमर्स देखोगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, कैडिला फार्मा या इप्का लैब, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, ऐसे अलग अलग उनके फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के कस्टमर्स है। इसके अलावा एग्रोकेमिकल्स में आप देखो तो रैलिस इंडिया हो गया, इंसेक्टिसाइड्स, या इसके अलावा पीआई इंडस्ट्री, ऐसे उनके कस्टमर्स है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो अमाइंस है उनका एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा आप यूज़ देखोगे 51% ऑफ द टोटल अमाइन जो है उसका यूज़ फार्मा इंडस्ट्री में होता है, 26% एग्रोकेमिकल्स में होता है। और इसके अलावा भी उनके काफ़ी अलग अलग यूजेस है, जैसे कि एनिमल फीड, पेंट और रेजिन्स, ऑयल एंड गैस, रबर क्लीनिंग केमिकल्स, या इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, डाइज एंड टेक्सटाइल, ऐसे उनके काफ़ी अलग अलग यूजेस है। अभी हम कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट प्रोफाइल से, यानी अल्कली अमाइंस कौन कौन से अलग अलग जो केमिकल्स है या जो अमाइंस है वो प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा बालाजी अमाइंस कौन से प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे उनका दोनों का कैपेसिटी कितना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट आप देखोगे तो मिथाइल अमाइन है, जिसमें अल्कली अमाइन की कैपेसिटी 30,000 मेट्रिक टन पर एनम है और बालाजी अमाइंस की वही 48,000 मेट्रिक टन पर एनम है। इसके बाद में इथाइल अमाइन ये प्रोडक्ट है जिसमें अल्कली अमाइंस के पास 15,000 मेट्रिक टन पर एनम इतनी कैपेसिटी है, और इसके बाद में बालाजी अमाइंस के बाद आप देखोगे तो 6,000 मेट्रिक टन पर एनम है, और वो एडिशन कर रहे हैं कैपेसिटी में टोटल 16,500 टन की वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी पर एनम का यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो एसीटोनाइट्राइल है। एसीटोनाइट्राइल में अल्कली अमाइंस के पास 10,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, और बालाजी अमाइन के पास टोटल 9,000 मेट्रिक टन की फिलहाल में कैपेसिटी है, और वो और कैपेसिटी एडिशन करने वाले हैं 9,000 मेट्रिक टन का। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसका नाम है आइसोप्रोपाइल अमाइन। उसमें अल्कली अमाइन के पास 10,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है, और बालाजी अमाइंस के पास वही 15,000 मेट्रिक टन पर एनम है। डीएमएफ ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसमें अल्कली अमाइंस के पास कोई कैपेसिटी नहीं है, बालाजी अमाइंस के पास इसकी 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। डीएमएसी ये और एक प्रोडक्ट है जिसकी भी अल्कली अमाइंस के पास कोई कैपेसिटी नहीं है, और बालाजी अमाइंस के पास वही 6,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। मॉर्फोलाइन, इसमें भी आप देखो तो अल्कली अमाइंस के पास 0 कैपेसिटी है, और बालाजी अमाइंस के पास उसकी 10,000 मेट्रिक टन पर एनम इतनी कैपेसिटी है। और लास्ट प्रोडक्ट DMHCl का है जिसमें अल्कली अमाइंस के पास 12,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है, और बालाजी अमाइन के पास वही 25,000 मेट्रिक टन पर एनम की है। उसमें वो 7,500 मेट्रिक टन पर एनम वो एडिशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये टेबल में ये समझ जाएगा कि बालाजी अमाइन के पास एक्चुअल में कैपेसिटीज जो है
कंपेयर टू अल्कली अमाइंस वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें वो एक्सपांशंस भी कर रहे हैं। अल्कली अमाइंस भी यहाँ पर कुछ एक्सपांशंस कर रही है, पर ओवरऑल आप देखोगे तो बालाजी अमाइंस के पास यहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी अवेलेबल है। पर आपको ये भी देखना है कि कैपेसिटी अवेलेबल होके यहाँ पर यूज़ नहीं है, उसमें टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, इसके अलावा वो कैसे मैनेज करते हैं उनकी कैपेसिटी, जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसमें उनका प्राइसिंग पावर है या नहीं, उसमें उतने मार्जिन्स कितने हैं, ये सारी चीज़ों पे फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है। और ये कैपेसिटी लगाने के लिए बेसिकली उन्होंने कितना कैपेक्स किया है, यानी कितना उन्होंने खर्चा किया है, उसके सामने उनको कितना रिटर्न्स आ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें दिखाई देगा। सिर्फ कैपेसिटी ज़्यादा होकर आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, इसकी आपको श्योरिटी नहीं है। अभी हम बालाजी अमाइंस और अल्कली अमाइंस के काफ़ी अलग अलग जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हो गए उसके अकॉर्डिंगली उनको कंपेयर करेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि ये दोनों में से कौन बेस्ट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बालाजी अमाइंस के और अल्कली अमाइंस के हम यही कलर कोड पूरे जो वीडियो है उसमें यूज करेंगे। बालाजी अमाइंस के जो सारे चार्ट्स है वो ब्लू लाइन में है और अल्कली अमाइंस के रेड लाइन में है। तो यहाँ पर आप देखो तो बालाजी अमाइंस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2017, 18 और 19 में आप देखो तो अल्कली अमाइंस से थोड़ा बेटर था, बट 2020 में यहाँ पर अल्कली अमाइंस ने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है। 2020 में बालाजी अमाइंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 15.6% का है, उसका उनका जो मार्जिन है, और यहाँ पर कंपेयर करोगे अल्कली अमाइंस से तो यहाँ पर 23.8% का है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट, या जिसको हम टोटल नेट इनकम भी कहते हैं, तो उसमें क्या कंपैरिजन है, दोनों में से किसने यहाँ पर बेटर परफॉर्म किया है। तो आपको यहाँ पर सेम चीज़ दिखाई देगी कि बालाजी अमाइंस के जो प्रॉफिट्स है वो 2017, 18 और 19 में अल्कली अमाइंस से ज़्यादा थे, पर 2020 में अल्कली अमाइंस ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। अल्कली अमाइंस के 2020 में 201 करोड़ के उन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, और इसके कंपैरिजन में आप बालाजी अमाइंस का देखोगे तो उन्होंने सिर्फ 104 करोड़ के या 105 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। आप लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ भी देखोगे तो बालाजी अमाइंस का ग्रोथ लगभग 25% का है और यही अल्कली अमाइंस का 34% का है। यानी यहाँ पर आप देखो तो अल्कली अमाइंस ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। उसके बाद में अभी हम दोनों कंपनीज की डेट देखते हैं, यानी डेट टू इक्विटी ये जो रेशो है उसको कंपेयर करेंगे। तो 2011 से आप देखोगे तो जो दोनों कंपनीज है उसमें बहुत ज़्यादा डेट थी, और बाद में उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी जो डेट है ये दोनों कंपनीज ने उसमें कम किया है। 2020 में आप देखोगे तो दोनों कंपनीज की जो डेट है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस हुए हैं और इसीलिए उनको ये जो टेलविंड्स है उसका एडवांटेज मिला है। तो अल्कली अमाइंस की आप टोटल डेट टू इक्विटी देखोगे तो वो काफ़ी कम है, सिर्फ 0.09 है, और यहाँ पे आप बालाजी अमाइंस के साथ उसको कंपेयर करोगे तो वो 0.18 टाइम्स है। तो यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी यहाँ पर उसका रिडक्शन हो गया है दोनों कंपनीज के लिए। अभी हम इसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी को कंपेयर करेंगे दोनों कंपनीज के लिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका मतलब टोटल आपका प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स का इक्विटी कितना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा उतना ही बेटर है। इसका मतलब वो जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर भी आप देखो तो बालाजी अमाइंस ने 2017, 18, 19 में अल्कली अमाइंस से थोड़ा बेटर परफॉर्म किया था, और बाद में फिलहाल में 2020 में आप देखोगे तो अल्कली अमाइंस का रिटर्न ऑन इक्विटी टोटल 44% का है, और आप यही कंपेयर करोगे बालाजी अमाइंस से तो वो सिर्फ 17% का है। तो जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट इंक्रीज हो जाता है वैसे ही उनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमने पहले देखा था कि अल्कली अमाइंस ने 2020 में काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया था उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और उसका इमीडिएट जो रिफ्लेक्शन है वो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी में दिखाई देगा। अभी हम और कुछ डिटेल्स देखते हैं बैलेंस शीट के साइड से, क्योंकि बैलेंस शीट को स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को स्टडी करके ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा जो कंपनी है वो दूसरे के कंपैरिजन में बेटर है। तो अभी हम यहाँ पर दो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है रिसीवेबल डेज और दूसरा है कैश कन्वर्जन साइकिल। तो रिसीवेबल डेज इसका मतलब सपोज मेरा जो सेल है वो मैंने कंप्लीट किया है, मेरे कस्टमर को मैंने उसको जो केमिकल्स है वो मैंने ऑलरेडी डिलीवर किए हैं, तो वो डिलीवरी करने के बाद में मेरा कस्टमर मुझे कितने समय में या कितने डेज में एक्चुअल में कैश का पेमेंट करता है, तो इसको कहा जाता है रिसीवेबल डेज। तो जितना जल्दी मेरा कस्टमर मुझे ये जो अमाउंट है वो रिटर्न करता है उतना ही बेटर मैन्युफैक्चरर के लिए हो जाता है,
क्योंकि सपोज यहाँ पर कुछ डिले हो जाता है तो कस्टमर यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाता है। तो ये चेक करने के लिए आपको रिसीवेबल डेज देखना है और रिसीवेबल डेज जितना कम उतना ही वो कंपनी के लिए बेटर है। जो बार चार्ट है वो रिसीवेबल डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लाइन्स है वो कैश कन्वर्जन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देखो तो अल्कली अमाइंस के जो रिसीवेबल डेज है वो बालाजी अमाइंस के कंपैरिजन में काफी कम है 2020 ये ईयर में, और रिसीवेबल डेज का कम होना ये बिजनेस के लिए काफी बेटर है। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल फाइंड आउट करने के लिए इन्वेंटरी डेज और रिसीवेबल डेज को ऐड करना है और बाद में पेएबल डेज को उससे सब्ट्रैक्ट करना है। कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा उतना ही वो बिजनेस के लिए बेटर है, क्योंकि उतना ही कम समय में वो जो बिजनेस है वो उनके सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो ऐसे भी कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसमें कैश कन्वर्जन साइकिल निगेटिव होता है, क्योंकि उनके जो पेएबल डेज है वो काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू इन्वेंटरी डेज और रिसीवेबल डेज। पेएबल डेज इसका मतलब मेरे जो सप्लायर्स है उनको मैं कितने दिनों में रीपे कर रहा हूँ, टोटल मेरा जो अमाउंट बचा है। तो जितना पेएबल डेज ज्यादा है उतना ही वो बिजनेस के लिए बेटर है, और कैश कन्वर्जन साइकिल निगेटिव होगा तो वो बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। तो यहाँ पर आप अल्कली अमाइंस और बालाजी अमाइंस का कैश कन्वर्जन साइकिल कंपेयर कर सकते हो। तो ब्लू लाइन में आप बालाजी अमाइंस का कैश कन्वर्जन साइकिल देख सकते हो और रेड लाइन में अल्कली अमाइंस का है। तो अल्कली अमाइंस का कैश कन्वर्जन साइकिल सिर्फ 57 का है और उसके कंपैरिजन में बालाजी अमाइंस का लगभग 124 का है, यानी यहाँ पर आप देखोगे तो वो डबल से भी ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सिर्फ आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी होने से आपका जो बिजनेस है वो बेटर नहीं परफॉर्म करता, क्योंकि बालाजी अमाइंस के पास यहाँ पे अल्कली अमाइंस से ज़्यादा कैपेसिटी है। अभी हम कैपेक्स और फ्री कैश फ्लोज के डिटेल देखते हैं। तो कैपेक्स इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज से यदि आप कैपेक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फ्री कैश फ्लोज मिलेगी। इसका मतलब बिजनेस कंप्लीट होने के बाद जो शेयर होल्डर्स है उनके पास कितना जो पैसा है वो बचता है। तो जितना ज्यादा फ्री कैश फ्लोज है उतना ही वो शेयर होल्डर्स के लिए बेटर है। तो पहले हम कैपेक्स से शुरू करेंगे। तो जो दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, ब्लू कलर का और रेड कलर का, ब्लू कलर का लाइट ये इंडिकेट कर रहा है कि बालाजी अमाइंस ने कितना कैपेक्स किया है हर एक साल में, और रेड जो लाइन है वो अल्कली अमाइंस का कैपेक्स इंडिकेट कर रहा है। तो 2019 में आप देखोगे तो बालाजी अमाइन का काफी ज्यादा कैपेक्स था और वही 2018 में अल्कली अमाइन ने ज्यादा कैपेक्स किया था। 2020 में आप देखोगे तो 2020 में दोनों कंपनीज का कैपेक्स काफ़ी रिड्यूस हुआ है और इसका रिफ्लेक्शन कैश फ्लोज में भी आया है। तो 2020 में आप देखोगे बार चार्ट में तो बालाजी अमाइंस का फ्री कैश फ्लो 64 करोड़ का है, और वही ईयर में 2020 में अल्कली अमाइंस का टोटल फ्री कैश फ्लोज 110 करोड़ का है। तो यहाँ पर अल्कली अमाइंस का थोड़ा बेटर है फ्री कैश फ्लोज। पर आपको सिंगल ईयर के लिए कैश फ्लोज देखना नहीं है, आपको एक पीरियड के लिए देखना होता है, जैसे कि 5 इयर्स या 10 इयर्स के बेसिस में, और वैसे ही कैपेक्स भी आपको 5 या 10 साल के बेसिस में ही देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको नीचे यहाँ पर बताया है कि टोटल कैपेक्स कितना किया है और टोटल फ्री कैश फ्लोज कितने हैं लास्ट 10 ईयर्स से, यानी 2011 टू 2020 में अल्कली अमाइन और बालाजी अमाइन ने कितना कैपेक्स किया है, और ये कैपेक्स करने के बाद यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कैपेक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट 10 इयर्स में टोटल फ्री कैश फ्लोज कितने प्रोड्यूस किए हैं दोनों कंपनीज ने। तो कोई भी बिजनेस के लिए जितना कैपेक्स कम होगा उतना बेटर है, और जितना फ्री कैश फ्लोज ज्यादा होगा वो उनके लिए बेटर है। तो यहाँ पर आप 10 इयर्स में देखोगे तो अल्कली अमाइंस के टोटल 519.5 करोड़ का कैपेक्स किया है, और बालाजी अमाइंस का कैपेक्स ज्यादा है, उन्होंने टोटल 650.8 करोड़ का किया है, और उनका कैपेक्स ज्यादा है इसीलिए उनकी टोटल प्लांट की कैपेसिटी भी आप देखोगे तो वो बालाजी अमाइंस की ज़्यादा है कंपेयर टू अल्कली अमाइंस। टोटल फ्री कैश फ्लोज आप लास्ट 10 इयर्स का देखोगे तो अल्कली अमाइंस का 262.5 करोड़ का है, और बालाजी अमाइंस का वही 168.2 करोड़ का है। तो सारा कंप्लीट स्टडी करने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि बालाजी अमाइंस के पास में कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू अल्कली अमाइंस। काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, पर यहाँ पर उनका फ्री कैश फ्लोज अफेक्ट हुआ है और उनका कैपेक्स भी उन्होंने ज़्यादा किया है, पर एक्चुअल में जो प्रॉफिट में रिफ्लेक्शन है ये उनका ज़्यादा हुआ नहीं है, या इसके अलावा उनका कैश कन्वर्जन साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अल्कली अमाइन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ आपको कैपेसिटी देखना नहीं है, बैलेंस शीट को आपको स्टडी करना है, और बैलेंस शीट को स्टडी करने के बाद आपको सारे जो माइन्यूट डिटेल्स है वो आपको समझ सकते हैं। अभी हम अल्कली अमाइन और बालाजी अमाइंस के Q1 2021 के रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन्स कितने हैं ये बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो टोटल आप रेवेन्यू देखोगे अल्कली अमाइंस के
तो उन्होंने 246 करोड़ के रेवेन्यू पोस्ट किया है और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर एक्चुअली डी ग्रोथ हुआ है। बालाजी अमाइन के केस में यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं है। लास्ट ईयर भी उन्होंने लगभग 224 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे और ये ईयर में भी आप देखो तो लगभग उतना ही है। एक्सपेंसेस में आप देखो तो अल्कली अमाइंस के जो एक्सपेंसेस है वो 19% से यहाँ पे लगभग रिड्यूस हो चुके हैं, जो 176 करोड़ के थे, और बालाजी अमाइंस के सिर्फ 6% से रिड्यूस हुए हैं, वो 182 करोड़ के थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे 38% का इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अल्कली अमाइंस ने 70 करोड़ का 69.6 करोड़ का पोस्ट किया था और वही बालाजी अमाइन ने 42.2 करोड़ का पोस्ट किया था और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 41% का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का है, जो अल्कली अमाइंस ने 52.7 करोड़ का पोस्ट किया है और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 50% का इंक्रीज हुआ है और वो बालाजी अमाइन के केस में आप देखो तो 70% का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर बालाजी अमाइन का जो ग्रोथ है वो अल्कली अमाइन से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, पर टोटल मार्जिन कितना है उनका, ऑपरेटिंग मार्जिन या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अल्कली अमाइन के केस में आप देखोगे तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, 21.4% का है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखो तो ये ईयर में उन्होंने लगभग 828 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज किया है। और बालाजी अमाइन का करंटली Q1 2021 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है वो 14.06% का है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ईयर में आप देखोगे तो वहां पर 582 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो ये जो सारे अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है, टोटल कैपेक्स कितना किया था, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ है, करंटली उनके रेवेन्यूज कितने हैं, इसके अलावा उनका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, Q1 2021 में उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन कितना पोस्ट किया था, डेट टू इक्विटी रेशो कितना है या रिसीवेबल डेज कितना है। तो ये सारा स्टडी करने के बाद मुझे लग रहा है कि अल्कली अमाइंस का जो बिजनेस है वो काफी बेटर है कंपेयर टू बालाजी अमाइंस। तो ये जो है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर आपको क्या लगता है कि अल्कली अमाइंस का बिजनेस बेटर है या बालाजी अमाइंस का बिजनेस बेटर है और उसका क्या रीजन हो सकता है, इसके रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और ये दोनों स्टॉक में से आप आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक होल्ड कर रहे हो ये भी आप मुझे बता सकते हो। कंपैरिजन के वीडियोस हो गए वो आपके लिए मैं आगे जाके क्रिएट करूंगा और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी मैंने जो सारा नॉलेज शेयर किया है उससे काफी बेनिफिट मिल जाएगा।